एक जंगल में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। एक बार नागिन कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वही नाग कहता, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वही नागिन कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों हो जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तभी नाग कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं नागिन कहती हैं, हे स्वामी, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, नाग नागिन से कहता है, बहुत समय पहले बात है। एक गांव, एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन जायदाद और इतना बड़ा घर बड़े परिश्रम से बनाया था, जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। वहीं फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी मां से कहता है, मां, आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। नाग कहता है कि हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा जो था, उसका नाम रामू था। रामू आगे कहता है कि मुझे खलियान में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वही रामू जो था, अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी रामू को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम सोहन था, दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़ा वाला सोहन ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो श्याम नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। वहीं पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है। बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यह चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है, वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। नाग कहता है कि हे प्रिय, वहीं किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर कभी भी उन्नत नहीं कर पाता है। वहीं किसान की पत्नी की बात को सुनकर के तीनों बेटे कहने लगे, हाँ मां, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुनकर कि मां को बहुत ही खुशी हुई। वहीं जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह ज्योतिष में बहुत ज्यादा निपुण था। इसलिए आसपास के लोग उस सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम रामू था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था। फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया।
वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा रामू था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलती। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। न कहता है कि हे प्रिय, वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को रामू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहे। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनक के किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वहीं पत्नी तमतमा करर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वहीं पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूं, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के फिर रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। नाग कहता है कि हे प्रिय, वहीं किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नजारा देख करके पहले से ही छड़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। और फिर ऐसा सोच करके वह रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है घर में, और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं, और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक सांड का जीवन जिए, जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? नाग कहता है कि हे प्रिय। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर कि रामू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन के रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वहीं एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर कि माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूं। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार की जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहीं अपनी माँ की बात को सुनकर कि सभी बेटे तैयार हो जाते हैं तो अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं।
वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुंच पाएंगे। वहीं तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो रामू था, जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? वहीं रास्ते में वह खड़े लोग कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें? हमारी समझ में नहीं आता। वहीं उन लोगों की बात को सुनकर कि किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था वह कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वहीं वह राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 500 मुद्राएं भेंट करेंगे। वहीं रामू जो था बहुत ही निपुण किसान था और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वहीं जब गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वहीं गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 500 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर के वह रामू जो था अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरे नंबर का बेटा श्याम था वह भी घूमते घाम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वही श्याम ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो क्या? मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। वहीं चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वहीं मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी। वहीं उस बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर के और सो गई। वहीं जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकल करके उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वहीं जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ झलक की राख हो गया। वहीं पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? इसीलिए बड़ा ही चिंता में बैठा हुआ हूं। वहीं उस व्यक्ति की बात को सुनकर कि किसान के दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम श्याम था वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 500 सिक्के दूंगा। वहीं शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूं। वहीं किसान के बेटे की बात को सुनकर के वह राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई।
वहीं सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और यह भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगें सही थीं उनका दोष है? वहीं श्याम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया। वहीं फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थीं उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने श्याम को सोने की 500 मुद्राएं भेंट की। वहीं किसान का दूसरा बेटा भी 500 सोने के सिक्के लेकर के और अपनी मां के पास में मंदिर में लौट आया। वहीं किसान का अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वहीं किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वहीं जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुनकर कि वह पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वहीं किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? नाग कहता है कि हे प्रिय। वहीं रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सन की होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कहकर के फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वहीं उस मंत्री की बात को सुनकर के किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? वहीं मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौकाएं हो। बड़ी किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करें। वहीं नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा, जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। वहीं किसान के लड़के की बात को सुनकर कि नाव जहां पर रुकी थी वहां पर निशान लगा दिया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया। वहीं पुनः किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक ना पहुंच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुनकर कि सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तोल लो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। नाग कहता है, हे प्रिय। वह मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बड़े बेटे सोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। वहीं सोहन उन मुद्राओं को लेकर के अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। नाग कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। वहीं जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी
और कहा, मैंने जानबूझकर के इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था, उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम न पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। नाग कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर कि किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नाग कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। तो समझ लो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम शाह नहीं कर पाते हैं, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बांट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटा। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में मौज से रहे और हम दिन रात मेहनत करते रहे। इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहे, कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक सांड कर सकेंगे। नाग कहता है कि हे प्रिय, बस यहीं से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वहीं भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें और फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान मां के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात को किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज्य की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज्य की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में
कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष नहीं जग जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना माहौल खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नाक कहता है कि हे प्रिय। वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहां बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खट्टा आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो, 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे, इससे भाभी नाराज हो सकती है और उनकी यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दें जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नंबर 3, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती है और भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती, भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो, रिश्ते निश्चित खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल जानते रहे और बचपन की यादों को ताजा करते रहे। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई भाई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसीलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है। फिर कहानी सुनने के बाद में नागिन का मन संतुष्ट हुआ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान पर ले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।